रोशनी अपने पिता रामप्रसाद के साथ जूनागढ़ में रहती थी। रोशनी की मां नहीं थी तो उसके पिता चाहते थे कि कॉलेज की पढ़ाई के बाद उसकी शादी कर दे, जिससे वो चिंता मुक्त हो जाए। रोशनी बिटिया, मैं चाहता हूँ आने वाले बैसाख में कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए तो तेरी शादी कर दूं बेटी। बिटिया बिटिया, मुझे कुछ हो गया तो तू किसके सहारे रहेगी बता। पर पिताजी, अगर मैं शादी कर लूंगी तो मेरा बचपन से कलेक्टर बनने का सपना अधूरा रह जाएगा। मुझे तो आगे पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप भी मिल रही है। रोशनी बिटिया, तेरी माँ को गुजरे 4 साल हो गए। अगर वो जिंदा होती तो शायद तेरा ये सपना पूरा हो जाता, पर मैं अकेला पड़ गया हूँ बच्ची। अरे, मेरी तबीयत का कुछ नहीं पता, न जाने कब बुलावा आ जाए। तभी रामप्रसाद का एक मित्र आ जाता है। अरे रामप्रसाद, अरे तूने मुझे वो चौधरी ज्ञानचंद जी के बड़े बेटे चंदन के लिए पता करने को बोला था ना? हाँ हाँ, अरे मैं बात कराया हूँ भाई, है पर एक परेशानी है यार। लड़का पढ़ा लिखा बिल्कुल भी नहीं है, पर मेहनती बहुत है भाई। अपनी हलवाई की दुकान चलाता है और पूरे परिवार की देखभाल कर रहा है। लोग भी अच्छे हैं। ठीक है, फिर तुम रिश्ते की बात करवा ही दो भाई। सोहनलाल रिश्ते की बात करता है और रोशनी की शादी चंदन के साथ हो जाती है। शादी के बाद रोशनी अपनी ससुराल आती है। बहू, हमारे में घूंघट थोड़ा नीचे करके ही लिया जाता है, सिर से खिसकने ना पाए ये ध्यान रहे। और सुबह सुबह तुम्हारे ससुर जी को चाय पीने की आदत है तो उससे पहले ही उठ जाया करो। बाकी इस घर के नियम कानून तुम्हें धीरे धीरे समझ में आ जाएंगे। जी माँ जी, मैं ध्यान रखूंगी। राधा, अपनी भाभी को कमरे में छोड़ा। चलो भाभी, मैं आपको आपके कमरे में छोड़ आती हूँ। राधा रोशनी को कमरे में छोड़ आती है। चंदन कमरे में आता है। देखो रोशनी, तुम मेरी पत्नी हो और मैंने अग्नि के साथ फेरे लेते हुए हमेशा दुख सुख में तुम्हारा साथ देने की कसम खाई है। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे बोल देना, है ना? ठीक है। चंदन का इतना विनम्र स्वभाव देखकर रोशनी को थोड़ी हिम्मत मिलती है। अगले दिन वो चाय देने के लिए जैसे ही ज्ञानचंद के कमरे की तरफ जाती है। देख जगनलाल, वो जमीन तेरे बापू ने मेरे बापू को ही बेची थी। पूरे दाम चुका दिए थे बापू ने। अब तेरा मेरा कोई हिसाब नहीं है। पिताजी, आपकी चाय। यहां रख दो, अभी पी लेता हूं। और दरवाजा बाहर से भीड़ देना बहू। वो कमरे में आकर चंदन से पूछती है, सुनिए, पिताजी थोड़े परेशान से लग रहे हैं। किसी ने जमीन पर कब्जा किया हुआ है क्या? हाँ रोशनी, वो मेरे दादाजी ने एक जमीन खरीदी थी जिसके सारे पैसे वो दे चुके थे, पर अब न मेरे दादाजी रहे न बेचने वाला रहा। अब उनका बेटा इस बात के लिए पंगा डाल रहा है कि पैसे कम दिए थे। दादाजी को झूठा साबित किया जा रहा है। रोशनी घर के कामों में लग जाती है। चंदन दुकान चला जाता है। एक दिन चंदन अलमारी में से कुछ ढूंढ रहा था। अरे रोशनी, मेरी एक दुकान के हिसाब की किताब कहीं रखी थी, कहीं देखी तुमने? चंदन भैया, भाभी तो माँ के साथ मंदिर गई हैं। कोई नहीं, मैं ढूंढ लेता हूँ, चलो तुम अपना काम करो। अरे ये कॉपी कैसी है? राधा को पूछता हूँ, कहीं उसने मेरी अलमारी में तो नहीं रख दी गलती से। राधा, इधर आ। ये कॉपी तेरी है क्या? मेरी अलमारी में रखी थी। नहीं भैया, ये तो किसी की डायरी लगती है। इसमें तो कुछ लिखा है। मैं कलेक्टर बनना चाहती थी। मेरा बचपन से सपना था कि मैं बड़ी होकर कलेक्टर बनूं, पर पिताजी ने अपनी बीमारी के चलते मेरी शादी कर दी। मेरा कलेक्टर बनने का सपना पूरा नहीं हो सका। रोशनी। भैया, ये तो रोशनी भाभी की डायरी है। भाभी कलेक्टर बनना चाहती हैं। क्या? रोशनी कलेक्टर बनना चाहती थी? चंदन इसी सोच में डूब जाता है। रोशनी कमरे में आती है। रोशनी, ये तुम्हारी डायरी मिली अलमारी में। तुमने बताया नहीं कि तुम कलेक्टर बनना चाहती थी। क्या बताती आपको? शादी के बाद पता ही नहीं चला कब अपना सपना भूल गई। रोशनी, मैं चाहता हूँ तुम अपना सपना पूरा करो। मैं माँ पिताजी से इस बारे में बात करूंगा, ठीक है? चंदन हिम्मत करके अपने माँ और पिता से इस बारे में बात करता है। ये तू क्या बोल रहा है चंदन? अब हम बहू को ये सब करने दे? यानी कि तू चाहता है वो कलेक्टर बहू बने? चंदन, हमारे समाज में बहुओं को ज्यादा पढ़ाया लिखाया नहीं जाता।
ये बात मैं कभी नहीं मानूंगा। चंदन चाहता था कि वो रोशनी का साथ दे, इसलिए उसने सोचा, रोशनी, तुम अपनी पढ़ाई करोगी और कलेक्टर बनोगी, चाहे इसके लिए मुझे किसी से भी बैर लेना पड़े। पर आप ये सब क्यों कर रहे हैं? रोशनी, तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुम्हारा सपना आज से मेरा सपना है। हम माँ पिताजी को पता नहीं चलने देंगे। तुम चुपचाप अपनी पढ़ाई पूरी करो। चंदन के कहने पर रोशनी दोबारा अपनी पढ़ाई शुरू करती है। चंदन रोशनी का बहुत साथ देता था। रोशनी दिन भर घर के काम करती और रात में जब सब सो जाते थे तो वो पूरी रात पढ़ाई करती थी। धीरे धीरे वक्त बीता। रोशनी की परीक्षा आने वाली थी। चंदन को फिक्र थी कि रोजाना वो रोशनी को क्या बहाना करके परीक्षा देने भेजेगा। वो दुकान पर बैठा यही सोचता रहा। तभी उसे एक उपाय सूझा। माँ, मैं रोशनी के साथ कुछ दिनों के लिए कहीं घुमाऊं, अगर आप कहो तो। हाँ हाँ, घूमा। मैंने कौन सा तेरे हाथ पकड़े हुए हैं? जहाँ मर्जी अपनी बीवी को लेकर जा। चंदन कमरे में आता है। वो रोशनी से कहता है, रोशनी, तुम सामान बांध लो। हम कहाँ जा रहे हैं ये मैं रास्ते में बताऊंगा। माँ जी, हम चलते हैं। पिताजी, हम कुछ दिनों में लौट आएंगे हैं। चंदन रोशनी को लेकर उसके पिता के पास पहुंचता है। अरे दामाद जी आप, अरे रोशनी बिटिया अचानक। मैं चाहता हूँ रोशनी यहीं रहकर अपनी परीक्षा दे। रोशनी अपने पिता को सारी बात बताती है, जिसे सुनकर रामप्रसाद की आंखों में भी खुशी के आंसू आ जाते हैं। मेरी बेटी ने जरूर पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए होंगे, जो तुम जैसा देवता पति इसको मिला है। रोशनी और चंदन वहीं रहने लगते हैं। रोशनी सारा ध्यान अपनी परीक्षा में लगाती है। चंदन तो एक हलवाई था, उसे खाना बनाना आता था, इसलिए वो रोशनी के लिए खाना पीना सब बनाता था। ये देखकर रोशनी की आंखें भी कभी कभी नम हो जाती थी। एक दिन रोशनी परीक्षा देकर आ रही होती है। ए भाई, अरे सुन, अरे ये तो अपने चौधरी ज्ञानचंद की बहू दिख रही है? हाँ यार, लग तो वही रही है। अरे ये इसके हाथ में कॉपी किताबें हैं यार, जैसे कोई पढ़ाई करके आ रही हो। क्या चक्कर है? चल चल, मालिक को बताते हैं, चल चल। ये लोग चौधरी के दुश्मन जगनलाल के आदमी थे, जिससे चौधरी की जमीन की बहस चल रही है। वो जाकर जगनलाल को सारी बात बताते हैं। अच्छा, तो चौधरी की बहू अब पढ़ने निकली है? जगनलाल चौधरी ज्ञानचंद को फोन करके रोशनी के लिए भड़काता है। ये सुनकर चौधरी ज्ञानचंद गुस्से में आ जाता है। सुमित्रा, हमारी पीठ पीछे चंदन क्या करतूत कर रहा है, ये मुझे जगनलाल ने बता दिया है। अरे तुम उसकी बातों पर विश्वास करने की जगह चंदन को फोन लगाओ। चंदन तो अभी कहाँ है? पिताजी, मैं तो रोशनी के साथ कुछ दिन घूमने निकला था। चंदन, मुझे जगनलाल ने सब बता दिया है। झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। अभी के अभी रोशनी को लेकर घर आओ। चंदन रोशनी के साथ घर आ जाता है। ज्ञानचंद चंदन पर बहुत गुस्सा होता है। जब मैंने मना कर दिया था कि बहू कलेक्टर की पढ़ाई नहीं करेगी, तो तूने इसे पढ़ने के लिए क्यों बोला? पिताजी, मैं रोशनी का पति हूं। इसके सुख दुख का साथी बनकर चलने की मैंने कसम ली थी, और यदि ये पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी तो हम सबके लिए ये गर्व की बात होगी। चंदन का ये व्यवहार रोशनी की उम्मीदों को नई राह देता है। रोशनी पूरी मेहनत और लगन से पढ़ाई पूरी करती है। ज्ञानचंद और सुमित्रा ने चंदन और रोशनी से बात करनी बंद कर रखी। चंदन भैया, रोशनी भाभी को कलेक्टर की उपाधि मिल रही है। आज वो इस एरिया की नई कलेक्टर घोषित होंगी। चंदन, मैं चाहती हूँ आप इस सम्मान को लेने के लिए मेरे साथ कार्यक्रम में चलें। आप इस उपाधि के असली हकदार हैं। रोशनी ज्ञानचंद और सुमित्रा का आशीर्वाद लेने जाती है, पर वो दोनों मुंह फेर लेते हैं। रोशनी चंदन और राधा के साथ कार्यक्रम में जाती है और शपथ ग्रहण करती है। रोशनी को कलेक्टर की उपाधि मिल जाती है। चंदन रोशनी के कलेक्टर बनने पर बहुत खुश था। रोशनी अपनी नौकरी संभालने लगती है। एक दिन ऑफिस में, शर्मा जी, सारी फाइलें लेकर मेरे पास आइए। ये जगनलाल के पिताजी ने तो सारे पैसे ले रखे हैं। इसमें लिखा है, इसका मतलब पिताजी के पास कोई लिखत पढ़त थी नहीं। जगनलाल झूठा केस बना रहा है। घर जाकर रोशनी ज्ञानचंद और चंदन को वो डॉक्यूमेंट दिखाती है जो कई साल पहले जमा हुए थे, पर ज्ञानचंद से उसकी ओरिजिनल कॉपी खो गई थी। आज रोशनी को उसकी कॉपी ऑफिस में मिल गई थी। इसी सबूत की तो मैं तलाश कर रहा था बहू, पर मेरे हाथ ये कागज नहीं लग पा रहे थे। रोशनी, हमें माफ कर दो। तुम तो हमारे घर में एक नई रोशनी बनकर आई हो।
खुश रहो बहू। कोर्ट में रोशनी सारे सबूत पेश करवाती है और ज्ञानचंद को अपनी जमीन वापस मिल जाती है। जगनलाल का झूठ पकड़ा जाता है। रोशनी पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने कलेक्टर के पद को संभालती है। एक कलेक्टर बहू पर पूरा परिवार गर्वित होता है।